Welcome to 27 Laws of Seduction series, Law number 22. Stir up their transgression and taboos to enter in their dark side. कुछ टैबूस और मोरालिटी के लॉज को उनके साथ तोड़े और आकर्षण के खेल का मजा ले। इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूं, रिलेट कर पाएंगे। जंगल, हम एक समाज में रहते हैं। समाज में कुछ रूल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, लॉज हैं, तोड़ने पे सजा मिलती है। कुछ गलत हो सकता है तो लोग संभल के चलते हैं, कुछ भी गलती ना हो, और सही भी है। लेकिन अगर मैं आपको जंगल बताऊं, फॉरेस्ट बताऊं, जंगल में कोई नियम नहीं चलता है। कहीं भी कोई आप पे कभी अटैक कर सकता है, जंगली जानवर आपको मार के फाड़ के खा सकता है, आपका नामो निशान मिट सकता है। लेकिन अगर हम लोग इस पर एक डार्क बात करें तो आपने अंदर नोटिस किया होगा, अपने अंदर, मैं भी करता हूं, या फिर बच्चों में आपने नोटिस किया होगा कि आप जिन चीजों के लिए उनको रोकते हो ना, फिर से सुनो, आप जिन भी चीजों के लिए उनको रोकोगे या आप खुद को रोकोगे ना किसी चीज के लिए, आप वही करते हो या वो वही करेंगे। आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, ये हमारे अंदर की, आप कह लो गलत बात है, अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने की इच्छा है, बट हम वही चीज करते हैं जो मना किया जाता है। तो फॉरेस्ट के थ्रू मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जंगल में हमें कुछ नहीं पता और कुछ लोगों को उसी एडवेंचर में मजा आता है। कुछ नहीं पता कौन क्या कब आ जाएगा। लेट्स रेडी विद द गन, लेट्स रेडी विद द स्वॉर्ड, कुछ भी हो सकता है। और यही थ्रिल भी है, और यही खेल अब आपको सिडक्शन के खेल में खेलना है, जिसमें आप अपने विक्टिम के डार्क साइड में एंटर करेंगे। उनको समाज में हर बार बहुत प्यार से रहना सिखाया गया है। कुछ गलत मत करो बेटा, कोई अगर चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो बेटा, ज्यादा बुरा मत करना बेटा। इतना अच्छा 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 सुन लिया है, लेकिन मेरे लर्निंग का, बाय अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर, कोर प्रिंसिपल है, हर इंसान के अंदर एक दैत्य भी है, एक देवता भी है। मैं बार बार आपको ये बोलूंगा, जो भी इस दुनिया में टॉप नॉच पर्सन है वो अपने डार्क साइड का भी मास्टर है और अच्छे साइड का भी। वो कभी नहीं बोलता मैं बहुत प्यारा इंसान हूं, वो कभी नहीं बोलता मैं बहुत शैतान हूं। दोनों के बैलेंस पे चल रहा है। तो अगर आप अवेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने विक्टिम के डार्क साइड में जाके उनसे वो बात करना है, उसके उस पार्ट को जिंदा करना है जिससे वो बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समाज ने उस पार्ट को दबा दिया है। और याद रखना, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इस दुनिया में कोई भी एनर्जी दबती नहीं है। आप कितना भी कह लीजिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, मैं शांत इंसान हूं, अगर आपने उस एनर्जी को कहीं चैनलाइज नहीं किया, कहीं भी यूज नहीं किया ना, तो फटेगी। वो किसी पे गुस्सा निकलेगा, कभी हाथ चलेगा, कभी आपका फाइट होगा, कुछ तो होगा। जैसे कि अगर मैं गुस्से को अपने कंट्रोल करना चाहूं तो क्या मैं सीधा बोलूंगा नहीं गुस्सा नहीं करूंगा? नहीं, मुझे पता है अगर मेरे रिलेटिव ने मुझे छेड़ा है बचपन में कि यार तू किसी काम का नहीं है, मेरा बेटा ये कर रहा है, तू क्या करेगा, तो एक तरीका तो उसे लड़ना बेवकूफों की तरह। एक तरीका था इस एनर्जी को अपने अंदर जलने देना, वो जलने को लैपटॉप पे निकालना, वो जलने को वर्क में निकालना, वो जलने को पैसे में कन्वर्ट करना, वो जलने को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना कि वो देख के उनकी हालत खराब हो जाए। ये है एंगर को निकालने का सही तरीका। यहां पे हम लोग समझेंगे कि हर इंसान के अंदर एक रिप्रेस्ड साइड है, एक डार्क साइड है, जो हर रूल को तोड़ना चाहता है, जो कोई लॉज को नहीं मारना चाहता, हर चीज को स्किप करना चाहता है। जैसे आपने बहुत मूवीज देखा होगा कि एक स्वीट प्यारी सी लड़की होती है, विलन के प्यार में गिर जाती है, क्योंकि विलन उसको वो दुनिया दिखाता है ना जो स्वीट नाइस गाय कभी नहीं दिखा पाता। स्वीट नाइस हमेशा उसको मोरल लॉज के अंदर बांध के रखता है, बट वो बोलता है नहीं, ये दुनिया कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी एक डार्क दुनिया है। तब वो देखकर और उसके प्यार में गिरने लगती है। सो अब यहां से इसके अंदर तीन चीजों को पहले समझते हैं। सबसे पहला, इस चीज को मानकर चलो, आज से अपने अंदर बैठा लो, ह्यूमन नेचर को समझते हुए, मेरे थ्रू समझते हुए, कैसे भी हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड है। वो हर लॉज को तोड़ना चाहता है, वो हर मोरालिटी को क्वेश्चन करना चाहता है, वो धर्म के खिलाफ जाना चाहता है, वो हर चीज को सवाल करना चाहता है या चाहती है। पर चूंकि समाज ने इतने सारे बाउंडेशंस बनाए हैं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जेल हो सकता है, उसके ऊपर खतरा आ सकता है, उसकी फैमिली खतरे में आ सकती है। पर सिडक्शन के खेल में हमें उस पार्ट को सीक्रेटली थोड़ा सा पोक करना है, ट्वीक करना है। सेकेंड थिंग, याद रखिए, लव का मतलब, अगर आप मास को सिड्यूस कर रहे हैं, अपने आप किसी लवर को सिड्यूस करना चाहते हैं, प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता। प्यार का मतलब सिर्फ किसेस करना, हर वक्त हग्स करना, प्यारी प्यारी बातें नहीं होती है। बोर हो जाएंगे वो आपसे एक समय के बाद। आप मेरी बात आज काट दीजिए, लेकिन सिडक्शन का खेल को अगर आपको ऊपर तक रखना है तो आपको खेलना पड़ेगा उनके पॉजिटिव साइड के साथ भी, उनके डार्क साइड के साथ भी। मतलब कि कभी आप सॉफ्ट हैं, कभी आप रूड हैं। थर्ड थिंग, वो कोई भी रूल हो सकता है जो सीक्रेटली वो तोड़ना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, बट आपको उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके बातों में कैसे भी कैच करने की आपकी आदत होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोग का एज गैप बहुत ज्यादा है, वो आपसे प्यार में आना भी चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, पर
समाज बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इतना ही गैप होना चाहिए लड़के लड़की के बीच में, या फिर लेट्स से लड़के लड़की का हाइट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, नहीं 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 हमारे घर में ना लड़कियां छोटी होती है, ज़्यादा लंबे लड़के अच्छे नहीं लगते, या फिर लेट्स से कि इंडिया में कॉमन है कि आप लोग 2 डिफरेंट कास्ट के हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ा मुश्किल है। अब मैं यही नहीं भड़का रहा हूं कि कास्ट में बदल लो या जो कर लो, मेरी बात को समझिए, कॉन्टेक्स्ट से मत भटकना। आपको बस कुछ ऐसी चीजें उनसे पूछनी है, उसके अंदर एंटर करना है जो वो खुद से बात नहीं कर पा रहे, पर उनकी चाहत है कि वो किसी के साथ उन रूल्स को तोड़े। जैसे मान लीजिए मेरी रेबल्स यूनिवर्सिटी जो मैं रन करता हूं, तो यहां पर हर यूथ के अंदर एक आग है, वो चाहता है कि मेरे अंदर एक पोटेंशियल है, जैसे कि डेंजरस यूज के लिए वर्कशॉप भी है या अदर गवर्नमेंट, पर वो बोलने वाला कोई नहीं है। तो उनके लैंग्वेज में मैं उनसे बात करता हूं, इतनी हार्ड लैंग्वेजेस में या डीप बात, तो उनको लगता है कि हाँ यार ये भी एक दुनिया है, सब मुझसे प्यारी प्यारी बातें ही कर रहे हैं, कोई मुझे रिस्क लेने को नहीं बोल रहा, कोई मेरे डार्केस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करने में हेल्प नहीं कर रहा है, पर आदित्य मेरे थ्रू कुछ डीप बातें मेरे से कर पा रहा है। तो मैं आपकी उस डार्क साइड से बात करता हूं तो आप मुझसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि आप मुझे ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि ये मुझे जबरदस्ती से मोटिवेट करने नहीं आता, मेरे इनर साइकी में एंटर करके दोनों तरफ से मुझे संभालता है ये। तो इसी तरह आपको चाहे मास को सिड्यूस करना हो किसी एक इंसान को, इसको आप करेंगे। एंड फोर्थ वन, जब ये तरीके से होने लगेगा तब वो आपके साथ इस तरीके से खो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ उनको एक अलग लेवल का कभी कभी कामनेस, कभी कभी थ्रिलनेस, कभी कभी बिल्कुल रुका रुका, कभी कभी बिल्कुल एक ऐसा राइड है जो मिस वो नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से उन्हें जिंदा फील होता है, जिसकी वजह से वो अपने कुछ ऐसे डार्केस्ट फैंटेसीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो उनको एक क्रूअल वर्ल्ड, एक ये जो दुनिया चल रही है उसमें वो कभी कर नहीं पाएंगे। अब ये चीज वाइल्ड सेक्स की फैंटेसी भी हो सकती है, अब ये चीज आपके साथ किसी नए शहर को एक्सप्लोर करना, या फिर बहुत सारी चीजें आप सोच कर देखो ना, कुछ ऐसी चीजों की जो हर इंसान के अंदर है बट वो शेम से नहीं बोलता है या बोलती है। अब मैं आपको एक कहानी भी सुनाता हूं उसके थ्रू, और कहानी को सुनाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, रेबल्स यूनिवर्सिटी पे जो मैंने डार्क साइड पे बात किया उसके रिलेटेड मेरे पास 2 पावरफुल वर्कशॉप है। तो ट्रू सिग्मा मैन हर लड़के के लिए, गौर से सुनो, पैसे आएंगे जाएंगे आपके पास, लेकिन ये वर्कशॉप नहीं जाएगा। मैं जानबूझ के कुछ पैसों का बैरियर लगाता हूं कि मैं सीरियस लोग को इन्वाइट करूं, क्योंकि ये बात है अगर कोई कॉमन इंसान सुन लेना वो मेरे से हेट करेगा, बहुत गुस्सा हो सकता है, क्योंकि बहुत डार्क बातें हैं एक लड़के को मर्द बनाने की कहानी। सो जाइए एनरोल कीजिए। एंड सेकंड वन, द डेंजरस यू, मेरा वन ऑफ द हाई डिमांडेड और हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल भी, ये दोनों आप चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपनी टीम की हेल्प भी ले सकते हैं, 9836869644 +91 लगा लीजिएगा अगर आप बाहर किसी कंट्री से बात कर रहे हैं। साथ में और भी 6 वर्कशॉप एक्स्ट्रा वो भी आप चेक कर लीजिए। कॉम्बोज पे आपको और ऑफर मिल जाएंगे। आप अगर चाहे तो मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास वो लिमिट होती है। तो जो लोग सीरियस हैं और थोड़े शाई हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें जो शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, उनके लिए वो चीज़ है। और रेबल्स क्रूजर्स क्या है मैं एंड में आपके साथ बात करूंगा उसके बारे में। ये बात है 1812 मार्च महीने की, जब उस वक्त एक ग्रेट पोएट थे इंग्लैंड में जिनका नाम था जॉर्ज गॉर्डन ब्रायन, जिनको लॉर्ड ब्रायन भी बोलते थे। तो वो पोएम्स जो लिखा करते थे वो उस वक्त की, आप समझो कि गॉथिक नोवेल से इंस्पायर थी। गॉथिक नोवेल्स आप उनको कह सकते हो जो कि फिक्शनल होती हैं, जो इस दुनिया से परे हैं, जहाँ पे डेविलिश बातें होती हैं, मिस्टीरियस बातें होती हैं, पैराडाइज, हेल, हेवन, मैंशंस, एक राजा रानी की कहानी, ऐसी चीजें जो रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है। बट सैडली वो इस नोवेल को जो लिखते थे लॉर्ड, तो वो इंग्लैंड को उस वक्त देख पा रहे थे। वहां पर क्या हो रहा था, बहुत बार वॉर की बात हो रही है, लड़ाई झगड़ा, मेल का एग्रेशन, बट लड़कियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था उस वक्त। लड़कियों के वो रिप्रेस्ड डिजायर्स, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये सब दबा दबा सा रह जाता था। तो लड़कियां उस वक्त की छुप छुप कर, या वुमेन भी कह लो, छुप छुप कर उनके नोवेल्स को पढ़ा करती थी। इस बहाने उनको अपने इस सिंपल लाइफ से स्केप करने का मौका मिलता था, एक रोमांटिक वर्ल्ड में, एक डेविलिश वर्ल्ड में, एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में, जहां वो लवर्स को देखकर फैंटेसाइज करती थी। तो उस पोएम में जो उसका हीरो है वो एक्चुअली विलन है, और वो विलन इतना अट्रैक्टिव है कि जिसको रेसिस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा कह लो कि वो सारे क्राइम करता है, जो हम नहीं कहते बैड बॉय है, सारा क्राइम करके बच जाता है। और हमें भी वैसी मूवी बहुत पसंद आती है जहां पर कोई बहुत अमेजिंग विलन है और वाकई में वो समाज को बेहतर करना चाहता है। उस रास्ते में वो गलत भी करता है, जैसे पुलिस वाले को मार रहा है, लॉज को अपने हाथ में लेके घूम रहा है, किसी की परवाह नहीं कर रहा। वैसे विलन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि केजीएफ में भी यही हो रहा था। ये आप ऐसा ही कुछ कह लीजिए कि लोग उससे बहुत फैंटेसाइज कर पाते, स्पेशली यंग लड़कियां उस वक्त थी, यंग औरतें जिनकी नई नई शादियां हुई थी। तो इस पोएम को लिखते लिखते ब्रायन भी इस कैरेक्टर में आ चुके थे। वो दिखते थे बहुत साइलेंट नॉर्मल से, बट डेविलिशली हैंडसम, नहीं डेविलिशली हैंडसम थे। मतलब बोलते हैं ना हंटर आइज, थोड़ा सा जिसको देखकर रुक सकता है नजर, नॉर्मल मैन की तरह हैंडसम नहीं, एक डेविलिश वे में। जब बोले तो मुंह खोले तो कुछ यूनिक आने वाला है, चलने का तरीका बहुत अलग था। तो जब वो पॉपुलर होने लगे अपने पोएम्स के थ्रू, तो उस वक्त की लड़कियां, इवन मेन, सोसाइटी बहुत उनसे मिलना चाहते थे। कौन इतना क्रिएटिव आदमी है। मेन तो सीक्रेटली उनसे हेट करने लगे थे, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं हमारी ये लड़कियों को, वुमेन को भड़का तो रहा है। बट सैडली इतना कोई बहुत एक्सट्रीम भड़काव नहीं था।
और फैंटेसी मोस्टली थी चीज़ें, बहुत फिक्शनल थी चीज़ें, तो लोग को लगता था रियल कहानी है नहीं, चलो इग्नोर करते। बट लड़कियां या वुमेन इस चीज़ को समझ पा रही थी अंदर तक, क्योंकि उनके अंदर का एक रिप्रेस्ड डिजायर था जो बाहर आना चाह रहा था। तो जैसे जैसे वो लोगों से मिलना शुरू किए, अच्छी अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना शुरू किए, उनकी बहुत लड़कियां फैन बनने लगी, नई नई मैरिड लड़कियां, वुमेन, उनके जब कॉन्फ्रेंस या कंसर्ट होता था उनके पास हमेशा बैठना चाहती थी, बगल वाली सीट के लिए बहुत सारे पैसे दे रही थी, बहुत चीज़ें हो रही थी। तो उसी जर्नी में उनकी मुलाकात एक यंग मैरिड वुमेन से हुई जो 23 साल की थी, जिनका नाम था लेडी कैरोलिन। तो कैरोलिन उनके पोएम्स को पढ़ चुकी थी, उनको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलता था कि एक ऐसा कैरेक्टर जरूर मेरे लिए बना होगा जो सीक्रेटली मेरे पास आएगा, मुझे इस भीड़ वाली, इस ऑर्डर वाली, इस पीस वाली, इस बोरिंग दुनिया से बाहर लेकर जाएगा। वो अपनी फैंटेसी, उनकी शादी हो चुकी थी, एक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ, वो शादी कर चुकी थी, बट दिल में उनके एक रिप्रेस्ड डिजायर था कि कोई तो ऐसा होगा। और जैसी उनकी नजर पार्टी उनकी तरफ पड़ी, लॉर्ड ब्रांड की तरफ, तो वो अपने लाइन्स में ऐसा कुछ एक्सप्रेस करती है, मैं पढ़ता हूँ, दैट ब्यूटीफुल पेल फेस इज माई फेट नाउ। और लॉर्ड ब्रांड भी जब इस पोएम को लिखते लिखते इस कैरेक्टर में इतना ज्यादा घुस गए थे कि उन्हें एग्रेसिव लड़कियां, ज्यादा मेलिश टाइप ऑफ जो होती हैं, जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन से हाई है, जो अपना स्टैंड लेती हैं, वो उनको पसंद नहीं आती थी। उनको सॉफ्ट, नर्चरिंग, वीक, फ्रजाइल लड़कियां पसंद आती थी, और वो कैरोलिन के अंदर ये चीज देख पा रहे थे। तो वहां पर तो पार्टी में उन्होंने दिखाया कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया है, बट सीक्रेटली उन्होंने नोटिस कर लिया था। तो वो अगले दिन प्रस्ताव भेजते हैं कैरोलिन और उसके हस्बैंड को कि आइए मेरे घर पे डिनर करते हैं। और इस बहाने वो कैरोलिन के बच्चों से मिले और उसके हस्बैंड से मिले, और उसी दौरान उनकी कैरोलिन से भी डीप कॉन्टैक्ट हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और एक समय के बाद सीक्रेटली ये लव ट्रायंगल शुरू हो गया था। दोनों के बीच किस्से बढ़ने लगे बहुत ज़्यादा। इवन अब ब्रांड को डर लगने लगा कि चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो अपना साइकिक कंट्रोल खो रही थी। उनको हर वक्त ब्रांड दिख रहे थे, क्योंकि वो इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा खो चुकी थी, उनके नोवेल्स को इतना ज़्यादा पढ़ चुकी थी कि वो बिल्कुल फैंटेसाइज करी थी ऐसा ही कोई हीरो होगा, और वो ऐसे ही कैरेक्टर को डिनोट एग्जैक्टली कर रहे थे। तो अब छोड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसी सिलेक्शन लॉ पे वो काम कर रहे थे अनकॉन्शियसली, जो कि है स्टीयर अप द ट्रांसग्रेशन एंड टैबू। मतलब मोरालिटी को क्वेश्चन करते हुए जो चीज़ नॉर्मल है ना, उसको चैलेंज करना और एक अलग दुनिया में लेकर जाना, जो कि बहुत लड़कियां या लड़के क्रेव करते हैं, स्पेशली आज की दुनिया में। आजकल की दुनिया में आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि लड़कों को भी अब बहुत शांत बनाया जा रहा है। नहीं, ज़्यादा एग्रेसिव मत बनो, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं, ज़्यादा जिम नहीं, ज़्यादा नहीं, ये सब गलत है। इस वजह से आप याद रखिए, मैंने बार बार कहा है, हमारे अंदर हर तरह के इमोशंस है, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, नफरत, सब। किसी भी इमोशन को दबाने की कोशिश मत करना, ज़्यादा दबेगा तो कहीं ना कहीं से फट के वो निकलेगा। तो आजकल के लड़के नहीं देखते आपकी, फिर क्या करते हैं बेचारे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खुद को सुसाइडल प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, इतने सारे केसेस आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने पर्पस पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, बॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं, अपने आप को किसी पर्पस, किसी वर्क में नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से वो भी लॉस्ट हो रहे हैं। तो यही हुआ, इनका प्यार तो अच्छा होता चला गया, पर एक वक्त के बाद ब्रांड को समझ में आ गया कि चीज़ें खराब हो रही हैं, और वो बोले कि हमें यहाँ रोकना चाहिए, बट वो नहीं रुकी। वो बिल्कुल प्यार में क्रेजी सी, इवन बहुत ऐसे वियर्ड इंस्टेंसेस है जो बुक में लिखी हुई है, जो मैं आपको नहीं बता सकता, बट समझ जाइए वो हर लिमिट पार कर चुकी थी, क्योंकि उनको पता था कि यही एक इंसान है जो मुझे अपने इस सड़े हुए जिंदगी से, उनके अकॉर्डिंग बोरिंग दुनिया से मुझे बाहर निकाल कर ला सकता है। तो फाइनली कैरोलिन की फैमिली को ये पता चल गया, और चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। जब मीडिया तक बातें पहुंच गई, तो कैरोलिन को उनके लॉज जो थे, इन लॉज फैमिली, वो उस कंट्री से बाहर भेज दिया। तब जाके चीज़ें थोड़ी सी कम हुई। उसके बाद भी लॉर्ड ब्रांड के और भी किस्से हैं। लॉर्ड ब्रांड यहाँ पे थोड़े से गलत तो थे, बट मैं यहाँ पे सिलेक्शन पर्सपेक्टिव सबको समझा रहा हूँ, हमें कैसे उनके रिप्रेस्ड डिजायर को, जो आपके विक्टिम हैं, जिनको आप जेन्युइनली सीड्यूस करना चाहते हैं, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट। मैं बार बार हर लॉ में आपको याद दिलाता हूँ, कर्मा इज रियल। तो याद रखना, ये सब बहुत ज़्यादा डार्क मैनिपुलेटिव लॉस हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ये मैं फील करता हूँ। अगर इसको सही से नहीं यूज़ किया गया तो मैं स्मार्ट बन सके थोड़ी देर के लिए, चलो मैं सामने वाली की जिंदगी को तहस नहस कर देता हूँ, आ गया ना आपके ऊपर, फिर आप नहीं सह पाओ। सो मेक श्योर कितना कॉन्शियस आपको रहना है, और बस जानो इस चीज़ को कि कोई आपका फायदा कहीं से नहीं उठा ले। मैं आपको अवेयर बना रहा हूँ, बस किसी के साथ गलत मत करना। इसके बाद एक और कहानी है लॉर्ड ब्रांड की। ऐसी कुछ है कि उनके दोस्त थे जिनके घर जाके वो रहने लगे, वहाँ भी उनकी एक वाइफ थी। वाइफ बिल्कुल ही सैडिस्टिक, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इवन खुला जानती थी कि ये ऐसे ही नोवेल्स लिखता है और ये पर्सनैलिटी किस टाइप का है। तो उससे मिली, बट मिलने के बाद पता नहीं क्या था लॉर्ड ब्रांड की आंखों में, क्या था, फिर से वो भी पिघलने लगी, चीज़ें बहुत खराब हुई। एक दिन की बात है कि लॉर्ड ब्रांड के फ्रेंड जो कि जेम्स वेबस्टर होते हैं, उनको अपने घर पे बुलाते हैं, और वो नहीं होते हैं, क्योंकि जेम्स को लगता था कि लॉर्ड ब्रांड से पोएम्स लिखते हैं, इतना कुछ डीप है नहीं जितना लड़कियां को समझती हैं। बट जेम्स ने लॉर्ड को हल्के में ले लिया, और जेम्स की वाइफ, जिनका नाम था लेडी फ्रांसिस, मैं फ्रांसिस बोलूँगा, तो फ्रांसिस भी थोड़ी अनइंटरेस्टेड थी। उनको पता था कि ये किस टाइप का इंसान है, मतलब अच्छे बेसिस में कि ये थोड़ा सा फ्लर्टी है, थोड़ा सिडक्टिव है, इससे थोड़ा दूरी बनाकर खुद को ज़्यादा ही हैंडसम भी है। बट जब उनसे वो मिली, कुछ दिन मुलाकात हुई, थोड़ा आसपास से क्रॉसिंग हुआ, चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अट्रैक्शन उनके लिए आने लगा। और एक बार की बात है, बिलियर्ड्स रूम की बात है, बिलियर्ड्स जहाँ पे बिलियर्ड्स खेलते हैं,
और जेम्स नहीं थे। ये चीज़ लॉर्ड को आइडिया था कि इनकी वाइफ थोड़ी सी बोरिंग है या फिर अपने में रहती है, ये सब मुझे नहीं करना। लॉर्ड टू बी ऑनेस्ट अपने को बचा कर ही रखते थे, बट वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली इस लॉ को यूज़ कर रहे थे कि उनके वो इतने ज़्यादा समझो कि रिस्क टेकर, इतना ज़्यादा थोड़ा भीड़ को नहीं मानने वाला, कुछ मोरालिटी को क्वेश्चन करने वाला, लॉस को क्वेश्चन करने वाला, हर चीज़ को सवाल करने वाला। तो लोग नहीं, हम लोग वैसे लोग से अट्रैक्ट हो जाते हैं वैसे लोग से। इमेजिन कीजिए ना, जो लोग हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, जो नेक्स्ट लेवल का काम करें, हम सोचते हैं कि यार इसके अंदर इतना गट्स कहाँ से आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं उनकी तरफ सिड्यूस तो होते हैं और लव के गेम में ये चीज़ और डीप होता चला जाता है, क्योंकि लड़कियां जनरली इंडिया में भी उनको दबाया जाता है, बहुत जगह रोका जाता है, तो इनके अंदर कुछ डिजायर्स वो तो आना ही चाहेगा बाहर, और जो लड़के स्मार्टली चीज़ को बाहर ले आ पाते हैं वो सारा गेम ले जाते हैं। सो मेक श्योर थोड़ा सही से आपको यूज़ करना है। तो मैं आपको वही सुना रहा था, बिलियर्ड्स रूम की बात है, और बहुत बार उनका क्रॉसिंग हो चुका था, और जैसा वो शो कर रही थी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके अंदर, ये तो थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप का है, इसको ठीक है, बट वो भी उनके कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड पूरी तरीके से हो चुकी थी। और वो एक लाइन बोलती है जो लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हाउ कुड अ वुमन हु लाइक्ड अ मैन इन्फॉर्म हिम ऑफ इट when he did not know how to perceive it। एक स्मार्ट सिग्नल दे दिया। अब लॉर्ड ब्रांड समझ गए, है तो लड़के ही, हार्मोन्स तो वाले मारती ही हैं, तो चीज़ें फिर आगे बढ़ी, बहुत चीज़ों पर नीचे हुई, बट ब्रांड को पता था कहाँ रुकना है, और चीज़ें फिर उन्होंने समय पे इसको रोक दिया। तो आप लोग के लिए इन कहानी के थ्रू 5-6 लर्निंग्स क्या है जो आप यूज कर सकते हैं इन दिस सिलेक्शन गेम। सबसे पहला वही याद रखिए, उस समय के कल्चर में इंग्लैंड में लड़कियों को बहुत ज्यादा रिप्रेस किया, रिप्रेस कह लो कि मारना पीटना नहीं था, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थी एज मेल, क्योंकि उस वक्त मेल बहुत एग्रेसिव होते थे, वॉर्स में जाते थे, सारे आर्गूमेंट्स करते थे, डिसीजंस लेते थे। तो लड़कियों को लगता था यार मतलब हमारा काम क्या है, सिर्फ खाना पकाना या फिर सिर्फ जो भी कपड़े, जो बेसिकली घर की ड्यूटी है। तो और याद रखना, एक ह्यूमन कंप्लीट इंडिविजुअल है, उसके अंदर लड़की वाली भी क्वालिटीज़ है, उसके अंदर लड़के वाली भी क्वालिटीज़ है। आप इसको डिनाई कर दीजिए, मेरे से गुस्सा कर लीजिए, बट हर लड़की के अंदर एक लड़का भी है, एक लड़के के अंदर एक लड़की भी है। तो वो डिजायर्स को लड़कियां उन नोवेल्स में ढूंढती थी, और कोई कैरेक्टर ऐसा वाकई में आ जाए तो कौन ही रेसिस्ट कर पाएगा। तो स्मार्टली आपको ऐसी चीज़ों को करना है जो समाज के थोड़े खिलाफ है, जिसको सवाल करके लगे ये क्या हो रहा है, लेकिन स्मार्टली करना, इतना भी एग्रेसिव मत कर लेना, इतना भी गलत मत कर लेना कि आपके खिलाफ ही चीज़ें खराब हो जाए। जो भी करो कॉन्शियस रह के करो कि चीज़ें आपको पता है कैसे करना है। सेकेंड, जब आप ये कर रहे हैं तो उनके उसी रिप्रेस्ड डिजायर पे आपको अच्छे से अटैक करना है। वो आपको बोलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इससे कोई लड़की है जिसके घर में हमेशा से पूजा पाठ बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ हुआ है, मतलब हर वक्त भगवान आरती, जो गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं वो लड़की एक कंप्लीट इंडिविजुअल है। वो सरफेस लेवल पे नहीं बोलेगी कि मुझे भी रूल्स तोड़ना है, मुझे भी ये सब करना है, मुझे भी ऐसा करने में मजा आता है, वो नहीं बोलेगी। आपको देख के पहले लुक में पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सीक्रेटली विद द टॉक्स, विद सम मीटिंग्स, विद सम बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स आपको कैच करना पड़ेगा कि हाँ यार, इसके भी कुछ डिजायर्स है जो छुपा पड़े हैं, जो मैं अगर ले आऊं सरफेस पे तो शायद ये मेरी हो सकती है, अगर गोल मेरा सही है तो ये आपको समझना पड़ेगा। थर्ड थिंग, आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जो कि नॉटी है, रेबेलियस है, समाज के खिलाफ है, क्राइम है। क्राइम तो ज्यादा मत करना ओपन, मैं आपको प्लीज ये सब गलत मत लगे, क्राइम में मत करने लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट समझो, क्राइम को मैं काट ही देता हूं, फिर आप गलत समझ के बैठ जाओगे। कुछ टैबू है, कुछ वैरायटी के रिस्ट्रिक्शंस है, उन चीजों को क्वेश्चन करते हुए, मतलब बिल्कुल समरी में इन सबको बोलूं मैं, तो आपको एक ऐसा लवर बनना पड़ेगा, चाहे मास लेवल पे सिलेक्शन कर रहे हो, जैसे ओशो, उनको पता था कि आपकी सब नॉर्मल जी रहे हैं यार, डेंजरस बातें मैं ज्यादा कर दूंगा ना तो समाज मेरे खिलाफ हो जाएगा। कुछ लोग के खिलाफ हो भी गए, पर मेजॉरिटी जनता उनसे आज तक प्यार करती है, क्योंकि वो कुछ रिप्रेस डिजायर जो है हर एक मर्द और महिला के अंदर, उससे वो बात कर रहे थे, तब जाके लोग उससे रिलेट कर पाए। यही चीज आपको सिलेक्शन गेम में सरफेस पे लाना है अपने लवर के लिए, अपने जिसको आप सीड्यूस करने का गोल आप रखते हो। नेक्स्ट लर्निंग इसके अंदर ये है कि जैसा कि आप किसी बच्चे को देखते होंगे, वो अपने डार्क साइड को, अपने रिप्रेस साइड को रखने में बिल्कुल नहीं शर्माता है, या बिल्कुल नहीं शर्माती है। अगर उसे गुस्सा आ रहा है, खूब गुस्सा होगा, लड़ाई करना है तो वही लड़ाई करेगा, चिल्लाना तो कपड़े फाड़ देगा, नंगा हो जाएगा, कुछ भी वो कर सकता है। पर हम समय के साथ बड़े हो गए, सिविलाइज हो गए, हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं। पर हमारा बच्चा, मैं बार बार कहता हूँ, सिलेक्शन समझना हो, ह्यूमन नेचर समझना हो, अपने बचपने में चले जाओ, सब कुछ वहाँ से आपको मिलने लगेगा। क्या हम थे और किस चीज़ से हम भाग रहे हैं, और वापस वहाँ पे चले जाएं तो कैसे इस गेम को फिर से कॉन्शियसली प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से लॉर्ड ब्रांड की तरह, या फिर जो मैंने रूल्स बताए हैं, अगर आप सही से करते हो, कॉन्शियस रह के, किसी का हानि नहीं करते हो, अपने अवेयरनेस में रहकर, और जेन्युइनली जिनको आप सिड्यूस करना चाहते हैं, ये लॉ एक ऐसा खतरनाक सब कॉन्शियस लेवल का सिलेक्शन है ना, कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस, जो उनके ब्रेन के हिडन पार्ट को अटैक करेगा, जिसके बाद वो आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे नहीं, हमेशा रहना चाहेंगे या चाहेंगी। सो ये था पावरफुल परफॉर्मेंस। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, 27 लॉस तक ये जाने वाला है, और 8 वर्कशॉप चेक कर लीजिएगा। आप लोग के लिए 1-on-1 है, वही मैंने बता दिया है। 2 चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जानना। पहला, मैं अपकमिंग वीक एक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज मास्टरी पे एक मास्टर क्लास करने जा रहा हूँ, जो कि 60 मिनट्स होगा, जहाँ पर मैंने चीज़ लिखी है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ।
Speaking and expressing your ideas very clearly that people will have no choice but to listen you. Great with dating game, going viral with your content game, crack any interview, confident in your voice, make anyone fan of you, read anyone's mind with body language signals, win your social life, friends and dating opportunities in college, schools and workplaces. Great at public speaking to close more sales and expertise in marketing. Basically हर तरीके का कम्युनिकेटर कैसे बनते हैं, क्योंकि याद रखना कम्युनिकेशन जिसको आता है वो रूल कर सकता है। सो उस अपकमिंग मास्टर क्लास का सारा डिटेल नीचे आप लिंक पे चेक कर लेना और जाके अपनी सीट को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 100 पीपल ही अलाउ होते हैं और लगभग 60-70 सीट फिल हो चुका है। एंड सेकंड थिंग, मेरा एक और वर्कशॉप लॉन्च हो चुका है। वर्कशॉप नेम इज अट्रैक्ट एनीवन, मास्टर द गेम ऑफ डेटिंग, रिलेशनशिप्स एंड डीलिंग विथ ब्रेकअप्स। इन दोनों को जाके देखिए, इनरोल कीजिए और अपनी कहानी बदलिए। अट्रैक्ट एनीवन सेल्फ पेस्ड वर्कशॉप है और CS वाला लाइव मास्टर क्लास, जहां पर मास्टर क्लास के बाद मैं अपनी सर्विस को और पिच करूंगा। और 8 वर्कशॉप ऑलरेडी लाइव है, कॉम्बोस पिक कर लीजिए और व्हाट्सएप करवा देना। यहाँ मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी, लेकिन गो एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मैं थोड़ा सा प्राइस बैरियर लगाता हूँ क्योंकि मेरी भी टीम है, प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, पर जो आपको मिलेगा दैट इज माई प्रॉमिस, बिल्कुल टॉप नॉच होगा, क्योंकि आप जानते हो मैं टाइम पास किसी का नहीं करता। साथ में आपको कॉम्बोस पर भी ऑफर मिल जाएंगे। साथ में कोई अच्छा टॉपिक को सजेस्ट जरूर कीजिएगा, मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ। मेरा यही मेन काम है, आप लोग को बेस्ट क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड करना। अब यहां से लॉ नंबर 23 के अंदर उनके स्पिरिट यानी कि रूह में एंटर करते हैं और उनको परमानेंटली सिड्यूस करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं इन लॉ नंबर 24।